हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। वर्ग 2 के रिजल्ट आने की संभावनाओं के बाद अब आगे आखिर होगा क्या, इसी पे आज हमारा ये वीडियो है। और आज हम बात करने वाले हैं, आप यहाँ पे टाइटल देख पा रहे हैं, असली खेला अभी बाकी है। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या बाकी है अभी। एक एक करके हर सवालों का जवाब जानेंगे। आप जरूर देखें, अंत तक देखें और सारी चीज़ों को समझें। तो हम इधर उधर की बात किए बिना शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में पहला सवाल, क्या परसेंटाइल में आएगा वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट। यदि आपने ये सोच रखा है कि परसेंटाइल में आएगा, तो परसेंटाइल में आने की दो पॉसिबिलिटी है। ऐसे सब्जेक्ट जिनका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, उनका रिजल्ट परसेंटाइल में आने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन एमपीईएसबी अब किस तरह से रिजल्ट देगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, तो यहाँ पे छात्रों ने एक ही दिन पेपर दिया, तो कठिनाई का स्तर सबके लिए बराबर है। तो ऐसी स्थिति में परसेंटाइल का कोई खास मतलब बचता नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि एक शिफ्ट में होने वाले पेपर का रिजल्ट परसेंटाइल में ना आए। अब कई शिफ्ट में परीक्षा होने वाले सब्जेक्ट्स में परसेंटाइल का जो रिजल्ट है वो दिया जाता है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज से तो आप सभी लोग परिचित हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सीधा सीधा परसेंट होता है, 100 अंक का है तो जितने नंबर लाएंगे उतने प्रतिशत अंक हुए। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। तो परसेंटाइल आपकी रैंक या स्थिति बताता है कि आप बाकी छात्रों की तुलना में कहाँ खड़े हैं। यह आपके मार्क्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि बाकी छात्रों ने आपसे कम या ज़्यादा अंक लिए हैं। अब परसेंटाइल निकलता कैसे है, इसे समझते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है परसेंटाइल इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो यू ऑब्लिक टोटल स्टूडेंट्स अपियर्ड इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है परसेंटाइल रिजल्ट का। अब इसको आसान शब्दों में समझिए कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 1000 एस्पिरेंट्स ने परीक्षा दी है। अब आपने 200वें स्थान पर स्कोर किया, यानी आपसे कम अंक 800 छात्रों के हैं। ऐसा मानिए कि आप 200वें स्थान पे हैं और 800 छात्र आपसे कम अंक लाए हैं। तब परसेंटाइल क्या होगा, तो 800/1000 इंटू 100 इक्वल टू 80%। ये आपका परसेंटाइल होने वाला है। इसका मतलब आप बाकी 80% छात्रों से बेहतर है। ये है परसेंटाइल। तो जिन विषय के पेपर 2 या अधिक शिफ्टों में हुए हैं, उनका रिजल्ट परसेंटाइल में ही आएगा। और जिनके पेपर एक ही शिफ्ट में हुए हैं, उनका जो रिजल्ट है उसमें परसेंटाइल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये था हमारा परसेंटाइल में लेकर रिजल्ट के आने की संभावना पर जवाब। अब आगे बात करते हैं हम। अगला सवाल है, क्या फाइनल अंकों में होगा बदलाव। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जी हाँ, बिल्कुल होगा फाइनल अंकों में बदलाव। बोनस अंक भी मिलेंगे क्या, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल बोनस अंक भी मिलेंगे। फाइनल अंकों में बदलाव होने का सिनेरियो इस तरह है, आपने जिस भी विषय का पेपर दिया है, आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई है। एमपीएसबी के द्वारा एक की कमेटी का गठन किया गया है और की कमेटी फाइनल आंसर पे और प्रश्नों पे आपत्ति पे फैसला कर चुकी है। उनका फैसला सुरक्षित है। तो वो जो चेंजेस होगा, मान लीजिए कोई प्रश्न कैंसिल होगा या ऑप्शन में बदलाव किए जाएंगे, तो नंबर में जो लैब में एस्पिरेंट्स को नंबर दिखाई दे रहे थे, उनमें चेंजेस होगा। ये तय बात है कि नंबर में बदलाव जरूर होगा। अब बात करते हैं, बोनस अंक भी मिलेंगे क्या। तो बोनस अंक भी मिलते हैं, रूल बुक में स्पष्ट लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है ना, और 5 6 7 पॉइंट दिए हैं, तो ज़्यादातर एनसीसी के बोनस अंक मिलते हैं। तो उन्हें टोटल प्राप्तांक का मतलब 5% मिलता है। मतलब आप ये समझिए कि 5% अंक बोनस दिए जाएंगे। तो वो ऐसे लोग जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अतिथि शिक्षकों को कोई बोनस अंक नहीं है, या अन्य ऐसा कोई अलग से चीज़ें नहीं है जिनको बोनस अंक मिले। अब सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा यह है कि क्या अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी बैकलॉग होगा। देखिए, बैकलॉग का जो मामला है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हावी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि कई सालों में भर्तियां होती है, उस पर भी इतने सारे बैकलॉग के पद। तो मैं अपनी आवाज़ और अपने चैनल के माध्यम से आज मैं इस वीडियो को लाने का मेरा मेन पर्पस ये है। लेकिन बाकी सवाल भी हैं, तो हम उनके भी आंसर जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे एमपी के एस्पिरेंट्स को सच में लड़ाई लड़नी है, एमपीईएसबी से, डीपीआई से या सरकार से अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है बैकलॉग का।
बस स्टूडेंट प्रयास तो करे, बस सब ऐसे ही बैठे हैं कि बैकलॉग की सीट का कुछ नहीं होने वाला। बैकलॉग के भी नियम होते हैं, बैकलॉग में भी नियम होंगे, हम लोगों को जानकारी नहीं है या कभी बताया नहीं जाता कि बैकलॉग की सीटें होती कितने दिनों के लिए है। देखिए 3 साल से ज़्यादा बैकलॉग होती नहीं है, लेकिन 2018 में पूरे फ्रेश पद दिए गए थे, उस भर्ती में खाली पद बचे उसको कंटिन्यू बैकलॉग में दिया जा रहा है। अब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बैकलॉग को यहाँ पे मैंने जो ये स्लाइड ली है, अभी मैं इस पे भी बात करता हूँ। बैकलॉग की जो सीटें हैं हर सब्जेक्ट में बहुत सारी हैं, और स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो इतनी सारी बैकलॉग की 3981 सीटें हैं, और 1977 सीटें ही सिर्फ 1970 सीटें ही फ्रेश पद हैं। तो देखिए बैकलॉग अगर सारी सीटें मिल जाती हैं, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैकलॉग जिनका हक है उनको ना मिले, लेकिन भाई एक टाइम लिमिट हो। यदि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो उन सीट को सभी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इस पे हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, सवाल करने होंगे डीपीआई से, और मामले को विशेषज्ञों से जानने का प्रयास करना चाहिए, जो शिक्षाविद हैं उनसे, और कोर्ट की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ी तो भी जाना चाहिए। अब हम यहाँ समझते हैं, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि जो अतिथि शिक्षकों की सीटें हैं 50%, यदि वो रिक्त रहती हैं तो अन्य कैटेगरी से यानी नॉन गेस्ट से भरी जाएगी, ये स्पष्ट लिखा है। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे, अगर अतिथि शिक्षक आरक्षण की व्यवस्था है तो ये कोई अलग से आरक्षण दिया गया है, कोई आरक्षण तो नहीं है जो नॉर्मल मिलता है कि हर कैटेगरी वाइज। तो अगर अतिथि शिक्षक में आरक्षण 50% सीटों पे दिया जा रहा है, तो उन्होंने सालों मेहनत की है अतिथि शिक्षकों ने, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन्हें आरक्षण दिया गया है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या अतिथि शिक्षक के आरक्षण के अंदर भी एसटी एससी के जो सीटें हैं अतिथि शिक्षकों की, उनको भी क्यों बैकलॉग में रखना, जब आपने स्पष्ट नियम में लिख रखा है कि अतिथि शिक्षक की खाली सीटें डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये सभी जानते हैं कि अगर महिला अतिथि शिक्षक की सीटें रिक्त रहती है, तो आप इसे थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं। अगर अतिथि शिक्षक की सीटें खाली रहती है तो यहाँ पे नियम दिया गया है, अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों वर्षों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा। तो ये तो हमारी शर्त है। इसके अलावा देखिए नीचे जो पॉइंट है, महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन और गैर अतिथि से भरे जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल इस नियम को लेकर, इस पॉइंट को लेकर हैं कि क्या अतिथि शिक्षक के एसटी एसटी की अगर सीटें खाली रहती है, या मान लीजिए ओबीसी की खाली रहती है, किसी भी कैटेगरी की खाली रहती है, तो क्या उन्हें नॉन गेस्ट में दिया जाएगा? क्या अब अगर बैकलॉग की सीट में बात करूं तो क्या एसटी एससी की सीटों को अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में भी बैकलॉग रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा? एक बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, और जरूर हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, सबको मिलकर इस पे प्रयास करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। ये मान के बैठ जाना कि बैकलॉग की भर्ती का कुछ नहीं होना, बैकलॉग में हमको प्रयास नहीं करना है। सोचिए यदि इन बैकलॉग की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सभी कैटेगरी में, तो कितने सारे हमारे साथी जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित होगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो भी लाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इस मुद्दे को सही में उठाना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे, और बाकी हमारे बड़े संस्थान के जो टीचर्स हैं उनसे भी हम इस मैटर पे बात करेंगे, शिक्षाविदों से बात करेंगे, तो इस मैटर पे हम जरूर बात करेंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं वर्ग 2 के रिगार्डिंग। तो आखिर कब तक आएगा रिजल्ट, पहला ये मुख्य सवाल है। तो देखिए जो वर्ग 2 का रिजल्ट है उसमें जो न्यायालय के द्वारा स्टे लगा था, वो फिलहाल कल 12.4 क्लॉज को लेकर उस पर राहत दे दी गई है। डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से राहत चाही गई थी, जिसपे कोर्ट के द्वारा रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी, जैसा कि वर्ग 1 में हुआ भी था। वर्ग 1 के साथियों के नियुक्ति पत्र में कोर्ट का केस नंबर लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि यह जो भर्ती है, आपका जो चयन है इस कोर्ट केस के अधीन होगा।
तो अब रिजल्ट की संभावना तो ये है कि अभी तक जो भी ईएसबी में बातें हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट बनकर तैयार है, बस न्यायालय में प्रकरण है इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोर्ट केस का असर क्या होगा। अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि सिर्फ एक ही केस नहीं था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा केस वर्ग 2 के रिगार्डिंग 12.4 में अलग अलग जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा लगे हैं। तो अगर मान लीजिए 5 केस भी लगे हैं उदाहरण के लिए 12.4 के, तो अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोर्ट के द्वारा राहत दे दी गई है। अगर पिटिशनरों ने कोर्ट में केस लगाया है तो उसकी हियरिंग होगी, वो कोर्ट के फैसले के अधीन भर्ती जरूर होगी, लेकिन अब 12.4 के कारण रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। अब डिपार्टमेंट का और एमपीएसबी का क्लेरिफिकेशन इस पे बाकी है कि क्या वो किसी और केस में कोई अड़चने हैं, कोई दिक्कतें हैं, या बस वो जारी करना चाहते हैं। अगर उन्होंने राहत ली है, अगर उन्होंने डिमांड रखी थी कोर्ट के सामने कि हमें रिजल्ट जारी करने दिया जाए, और कोर्ट ने भी उनकी बात को माना है और रिजल्ट जारी करने का जो छूट है, स्टे था जो रिजल्ट होल्ड करने का, वो हटा दिया है। तो यहाँ पे कोर्ट के निर्णय के अधीन जरूर होगी भर्ती, लेकिन 12.4 नियम के कारण रिजल्ट रुकना ये संभावना अब नजर नहीं आती। तो अब कई सारे लोगों के मन में एक और सवाल है, तो क्या 12 क्लॉज का असर क्या होगा, मतलब 12 क्लॉज अब क्या होगा। तो देखिए, फिलहाल तो जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार 12.4 जो नियम है रूल बुक में, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी। अगर मान लीजिए बाद में कोई फैसला चेंज होता है या कोई नया मोड़ आता है तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो 12.4 क्लॉज के अनुसार, यानी कि पात्रता परीक्षा में 90 या 90 से अधिक अंक लाने वाले ही मेंस के जो चयन परीक्षा की जो मेरिट टेस्ट आएगी उसमें यूआर की सीट में पात्र होंगे। अब ये हो गई हमारे कोर्ट केस से संबंधित बातें। अब रिजल्ट के बाद की प्रोसेस, अब रिजल्ट के बाद की बहुत सारी प्रोसेस होती है। रिजल्ट जारी होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी में 50 सीटें हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 50 अभ्यर्थी मिले तो ठीक है, नहीं तो 40 मिले तो 40 ही। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती है। यदि एमपीएसबी या विभाग चाहेगा तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको अभी ही ले ले, नहीं तो होता नॉर्मली कभी कभी विभाग ये भी करता है कि मान लीजिए 50 सीट थी, 40 लोगों को पहले राउंड में दे दिया गया फर्स्ट काउंसलिंग में, और 10 सीटें जो खाली रह गई उसको बाद में सेकंड काउंसलिंग जो साल 2 साल 6 महीने या कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, है ना, फिर उसके लिए भी आंदोलन करो, उसके लिए भी लड़ाई लड़ो, आवेदन निवेदन ज्ञापन करो, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो रिजल्ट के बाद की भी बहुत सारी प्रोसेस है। इसके बाद विभाग का अगर रिजल्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाती है, तो विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन में पद की संख्या और कब से डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी जाएगी, है ना, और उसके बाद भी जो डीवी करता नियुक्त, मतलब जो डीवी करेंगे वेरिफिकेशन, उनकी टीम बनाई जाएगी जिले स्तर पे, जिले निर्धारित किए जाएंगे। फिर वहाँ पे भी नियम आएंगे कि किस किस नियम के आधार पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि कब तक की मार्कशीट वैलिड होंगी। अब इस पे हम बात करते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। वर्ग 2 के चयन परीक्षा के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें मार्कशीट को लेकर, तो वर्ग 2 की जो रूल बुक थी उसमें तो स्पष्ट लिखा था कि पात्रता परीक्षा के समय फाइनल ईयर में होना एस्पिरेंट का जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये वर्ग 3 की जो रूल बुक है इसमें नियम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का इस ओर ध्यान नहीं गया है, लेकिन आप इसे जरूर समझिए। देखिए, लिखा है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। मतलब 25 अगस्त, देखिए 25 अगस्त इसकी फॉर्म भरने की मुख्य परीक्षा की लास्ट डेट थी। तो यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि 25 अगस्त तक आपके दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए। इसका तो सीधा सा मतलब ये है, क्या वर्ग 2 में भी ऐसा ही होगा, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। अगर वर्ग 3 में चयन परीक्षा की अंतिम डेट को ही दस्तावेज पूर्ण की तारीख माना जा रहा है, तो क्या वर्ग 2 में भी ये बदलाव होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे हमारे साथी जो 1-2 महीने के लिए 4 महीने के लिए फाइनल ईयर में नहीं थे या उन्होंने एग्जाम दे दी, तो उनके साथ भला होगा। और अगर मान लो ऐसा नहीं हो जाता है, चेंजेस हो जाता है जैसे वर्ग 3 में हुआ, तो फिर ये उन लोगों के साथ भी दिक्कतें होगी जिन्होंने हम फाइनल ईयर में नहीं है करके एग्जाम नहीं दी। तो देखिए, दोनों चीज़ें पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट लेकर ये चलेगा ही। तो ये नियम में बदलाव हो सकता है। मतलब
आप ये समझिए कि अगर हमारे वर्ग 2 चयन परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक दस्तावेज पूर्ण होने की जो स्वीकृति दे दी जाती है या चेंजेस नियम में कर दिए जाते हैं तो काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज को लेकर। अब कब तक होगी ज्वाइनिंग, तो देखिए अब ज्वाइनिंग को लेकर यदि मान लीजिए 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो फिर डीवी की प्रोसेस होगी, 1-2 महीने की प्रोसेस मान के चलिए। और जिस हिसाब से कोर्ट के निर्णय के अधीन रिजल्ट आने की बात निकल कर सामने आई है, तो मुझे तो वर्ग 1 के जैसा सिनेरियो लग रहा है। उसमें भी कोर्ट केस का नंबर डाल के बताया गया था कि भर्ती इसके अधीन है। तो फिर वर्ग 1 के हमारे साथी जो डीवी होने के बाद भी उन्हें 3 से 3.5-4 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। कोर्ट में इंटरवीन करके या बहुत सारे प्रयास करके उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर जारी कराने के लिए बहुत मेहनत करी थी। तो ऐसी संभावना है कि डीवी होने के बाद भी इस कोर्ट के फैसले के में देरी और जल्दी या सुनवाई को लेकर जो चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग जो समय है वो कम ज़्यादा, मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देरी होना लगभग तय है। अब अतिथि शिक्षक आरक्षण और रिक्त सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में जब भी रिजल्ट आ जाता है उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। जो डीवी में रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है ना, ये सारी चीज़ों पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आई थिंक मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज का जो वीडियो था वो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, हमारे सेशंस को लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।